केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसका क्लास 3 शुरू करते हैं। हमने क्लास 1 और 2 किया, तो कोई भी क्लास रहे आप क्लास 1 से उसको रिवाइज करिएगा। तो एक बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ क्लास 1 से, ठीक है? आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आप एग्जाम्पल्स दीजिए, बताइए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं पर अभी हमें 3 ही देखने हैं। उसके बाद कैथोड रेज में कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज, या फिर कोई नहीं होता है? तो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद आपको बताना है कि अगर हमें कोई गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करना है तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम लोग जनरली थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल होता है एक, प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल फिजिक्स, प्रैक्टिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल बायोलॉजी, प्रैक्टिकल बायोलॉजी, ठीक है? तो ऐसे हर साइंस में आपका थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। और अगर आप और डेप्थ में जाइएगा, जैसे 11th-12th में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम करते हैं, 9th-10th में भी होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग ये सब पढ़ते हैं, वो आप जब हायर स्टडीज़ करिएगा तो आपको बताना है। तो वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, करंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हमें ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो वहाँ पर कौन सा 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमें फॉलो करना है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर और वोल्टेजेस, बताइए। तो सबसे पहला, प्रेशर बहुत ही कम होना चाहिए, वेरी लो प्रेशर्स, और हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वेरी हाई वोल्टेजेस। एनोड रेज में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, बताइए। तो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। एनोड रेज किया था यूजिन गोल्डस्टीन ने। और उसके बाद प्रोटॉन, आपका जो बताया था पूरा प्रोटॉन का डिस्कवरी आप बोल सकते हैं, या फिर बताया था कि कहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस रहता है, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो -1.6 या -1.6022 भी आप ले सकते हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? उसके बाद थॉमसन मॉडल में दो कोई भी क्राइटेरिया, मतलब दो कोई भी आप प्रॉपर्टीज बताइए, आप कह सकते हैं उसके फीचर्स क्या थे, कोई भी 2 फीचर्स जे थॉमसन मॉडल के। तो पहला फीचर तो हमारे पास ये था कि जो हमारे पास मॉडल है, ठीक है, एटम का जो मॉडल है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? ऐसा जे थॉमसन ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा मास होता है एटम का, वो मास भी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि एटम क्या है, स्फेरिकल शेप का होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, तो कोई भी 2 आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कोई एग्जाम्पल, ठीक है? तो बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें एक यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, ऐसे करके, ठीक है? तो हमें इसे न्यूक्लियर फिजिक्स जब क्लास 12th में हम लोग देखेंगे तो वहाँ हमें इसे और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? और फिर जब हम लोग रिसर्च या फिर और हाई स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना है, ठीक है, इस फील्ड में अगर हम जाते हैं। फिर अगला आपको बताना है कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल में कौन एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम जब उन्होंने प्रपोज किया था, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट का नाम आपको बताना है, बताइए। तो नाम हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कई बार एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है या फिर दे दिया जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ही है। उसके बाद जो हम लोग जो ऑब्जर्व किए थे, जब ऑब्जर्वेशन हो रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स वो कितने डिफ्लेक्ट किए नहीं किए, तो उसके लिए हम लोग एक क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट पार्टिकल या मटेरियल रखे थे, ठीक है, जो लाइट को एमिट करता है, ठीक है? तो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, डार्क स्पॉट मतलब ब्राइट स्पॉट के फॉर्म में एमिट करता है। तो आपको पता है ना, वो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था वो किससे बना हुआ था या उसका कंपोजिशन क्या था, बताइए। तो आपका जिंक सल्फाइड से, जेलनेस से बना। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन बताने, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए थे विदाउट डिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या कर रहे थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे थे, ठीक है? उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हुआ था उसके आधार पे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए थे उनको आपको बताना है, ठीक है, बताइए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास कर जा रहे थे, तो कंक्लूजन क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी।
सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या था, डिफ्लेक्शन कम एंगल से हो रहा था, और थर्ड ऑब्जर्वेशन था 180 डिग्री वाला डिफ्लेक्शन बहुत ही कम था। तो एक तरह से सेकंड और थर्ड को बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा था। और क्योंकि हमारा हीलियम जो न्यूक्लियाई है, जो अल्फा पार्टिकल जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर उसको कोई डिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और एटम में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो हमारा ज़्यादातर थे वो तो डायरेक्ट पास कर रहे थे, मतलब वहाँ तो नहीं है पॉजिटिव चार्ज, वरना डिफ्लेक्शन होता, लेकिन बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हुए, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है ना, वो क्या होगा, बहुत ही कम जगह कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। फिर अगला कैलकुलेशन के संबंध में है, तो कैलकुलेशन शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। ओके, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। अब आपको ये बताना है कि प्रपोजिशन फिर क्या था। रदरफोर्ड जो उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया था, कुछ प्रपोजिशंस आप बताइए। तो सबसे पहला प्रपोजिशन कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास हमारा बहुत कम जगह था, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो वो रिवॉल्व कर रहे थे ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स उन्होंने माना था, रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे और जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मतलब हम लोग प्रोटॉन ले सकते हैं, वैसे उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर चार्ज प्रोटॉन्स के कारण होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये तीन था हमारे पास। उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमने किया था कि जो रदरफोर्ड मॉडल होता है वो सोलर सिस्टम को क्यों रिजेंबल करता है, क्योंकि बीचों बीच जैसे हमारे पास सन होता है, वैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं, प्लैनेट्स, तो यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे, तो इसलिए उसे सोलर सिस्टम मॉडल की तरह भी कहा जाता है, उससे वो रिजेंबल करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। और क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, और यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे पास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, अभी रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर और ये सब मॉडिफाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी यहाँ पर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में ही होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अलग अलग नंबर भी होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 8 रहता है। ये आपने क्लास 9th में हमने देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर और डिटेल में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 2 रहते हैं, यहाँ पर 8 रहते हैं, ऐसे करके आगे था, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को ई माइनस भी लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, पर अभी नॉर्मल समझने के लिए पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके 26 लेटर्स हैं, ठीक है। तो लेटर्स 26 ही हैं, और हमारे पास अलग अलग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, 26 कैपिटल और 26 स्मॉल, ठीक है। तो एक तरह से 52 टाइप्स के हमारे पास लेटर्स हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कब हम लोग स्मॉल का यूज़ करते हैं, कैपिटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जेड हो गया, जेड हमारा केमिस्ट्री है, तो इसमें एटॉमिक नंबर हो जाता है। अगर मैथ्स होता तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम्स में भी और रीडिंग जब हम लोग करते हैं तब भी हम लोग को पूरा लिखा नहीं रहता है लैंग्वेज में, हम लोग को सिम्बल्स बहुत ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्पेशली मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स रहते हैं, फिजिक्स में भी फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमें सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल जेड है, ठीक है, इससे एटॉमिक नंबर को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये होता क्या, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कई बार हम लोग याद कर लेते हैं स्टार्टिंग में, है ना। अब तो 11th में, वैसे 9th में जनरली जब हम लोग पहली बार ये सब देखते थे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद कर देते, तो सही भी आंसर आता था, सही भी बैठता था। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल एटम्स रहते थे। पर अब 11th में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आयंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, चाहे वो इक्विलिब्रियम चैप्टर हो हमारा, ठीक है। उसके पहले थर्मोडायनेमिक्स में उतना नहीं, पर इक्विलिब्रियम हो गया। फिर अगला जब हम लोग रिडॉक्स करेंगे, ठीक है, सेकेंड बुक में जो पार्ट 2 इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। या फिर इसी में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। फिर जब हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे, इनऑर्गेनिक के हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे, तो सिर्फ आप आयंस देखिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ट्रांसफ़र, तो उसमें आप आयंस बहुत देखिएगा। तो
आयंस में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप याद रखिएगा तो आपको सही रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा तो आयंस के केस में आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए जो हमारा फंडामेंटल है वो है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो उसके लिए न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका न्यूट्रल है तभी आप ले सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो न्यूट्रल में भी अगर आप याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप हमेशा सही होइएगा, चाहे हमारे पास जो भी केमिकल स्पीसीज हो। केमिकल स्पीसीज मतलब एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, रेडिकल्स हो, जैसे SO4 2- ये सब रेडिकल्स, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रख सकते हैं पर इसको मेन आप ध्यान रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे क्या होती है ना, हमें डीमोटिवेट करती है, ठीक है। तो जब हम लोग डीमोटिवेट होते हैं तो हम लोग एक साथ ही पढ़ना छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ध्यान रख के आगे बढ़ते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, समय के संग रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा समय के साथ, ठीक है। बस आगे बढ़ना है हमें, है ना। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल Z। कैपिटल स्मॉल का भी बहुत हमें ध्यान रखना है, जैसे स्मॉल t है, स्मॉल t जनरली हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटल T हम लोग टेम्परेचर के लिए जनरली यूज़ करते हैं। छोटा चीज़ भी कर सकते हैं पर जनरली कुछ चीज़ होती है जो फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल T जनरली टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्मॉल t जनरली हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें ध्यान रखना है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ H, हाइड्रोजन हमारा 1 हो गया। हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में आपका एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 1, है ना, Z इज इक्वल टू 1। अब व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? तो हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश में तो सब है, लेकिन फिर भी उनके कुछ सिम्बल्स, उनके कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग जनरल इंग्लिश में यूज़ नहीं करते, तो वो सब हमें ध्यान रखना है। तो व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो ये तो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियॉन्स NuClEONS, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जितनी संख्या यहाँ पर प्रेजेंट होगी उनको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये दोनों मिला के आपके क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियॉन्स फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियॉन्स। छोटी छोटी बातें है ना, एग्जाम में MCQ में पूछी जा सकती हैं। अगला है हमारे पास, तो एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। सिंस इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, लेकिन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगला है व्हाट इज मास नंबर, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? ये दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा होता है मास नंबर। ये मास नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितना है हमारे पास और हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो एक तरह से न्यूक्लियॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर ऑफ द एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल A, ठीक है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X। अब क्या होता है कि जो हमारा मास नंबर है वो जनरली इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। जनरली ये इक्वल होता है क्योंकि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट के आसपास होता है और न्यूट्रॉन का 1 यूनिट के आसपास होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो थोड़ा अंतर आ जाता है एटॉमिक मास और मास नंबर में। वरना जनरल कैलकुलेशन के हम लोग ऐसे अभी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ब्रीफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हम लोग कनेक्ट करेंगे और रिविजन करेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको आगे ऐसे ही दिखा रहेगा, ठीक है। कभी ये छुप जाएगा, सिर्फ वो दिखा रहेगा, कभी ये छुप जाएगा, नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, कभी दोनों लिखा रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो हम लोग एक जनरल मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट कैपिटल X है और दो हमने यहाँ पर टर्म स्टडी किया है। पहला हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर का सिंबल है कैपिटल Z और मास नंबर का सिंबल है कैपिटल A। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नीचे लेफ्ट साइड, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Z, ठीक है।
तो यहाँ पर ये Z हो जाता है और ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये A हो जाता है, ये सब स्क्रिप्ट होता है। एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक ध्यान है आपका लेफ्ट सब स्क्रिप्ट में कैपिटल Z होता है और लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट में आपका कैपिटल A होता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो H नीचे 1 और मास नंबर भी 1, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, मास नंबर 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सिर्फ प्रोटॉन होता है तो 1 है ना। अब यहाँ पर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपका मास नंबर 12, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन 7, 14। अब जनरली क्या होता है, देखिए अब दुगना है, मतलब इसमें तो 7 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और बचा 7 और 7 क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो जनरली ये सेम होता है तो इसलिए दुगना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिएगा आगे तो ये आपके डिफर कर जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स आपका बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो जनरली ऐसा दुगना करके हम लोग ले सकते हैं जो मास नंबर हमारा होता है, पर ये रूल ऐसा नहीं है, ठीक है, वो आपके एक्सपेरिमेंट से अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अगला, व्हाट आर आइसोबार्स। अब दो हमारे पास टर्म्स हैं, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है आइसोबार्स और एक हमारे पास है आइसोटोप्स। अब जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़िएगा तो इंग्लिश हमें पता है, इंग्लिश हमारी लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा, फ्रेंच, जर्मन, इन सब से मिली, और भी भाषाओं से मिलकर बनी है। पर मेन जो हमें टेक्निकल पढ़ना है उसमें ग्रीक, लैटिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रीफिक्स, सफिक्सेस, इनके रूट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो आइजो है, आप देख सकते हैं आइजो हो गया, आइसोटोप्स हो गया, फिर एक होमो आता है, एक हेट्रो आता है, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, आइसो मतलब सेम, यहाँ पर आइसो हो गया, ठीक है। तो ये आइसो हमारा होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर थोड़ा लैंग्वेज भी आप स्टडी करेगा तो एक मोटिवेशन आएगा आपको पढ़ने के लिए, और आप धीरे धीरे आगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हर चीज़ नहीं जाननी, बट कुछ कुछ बातें आप बिल्कुल जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास दो थे, एक थे Z और एक थे A, ये दोनों चीज़ थे हमारे पास, क्वांटिटी, एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पर जो आइसोबार्स है, तो दो एटम हमारे आइसोबार्स कब होते हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो, डिफरेंट, लेकिन उनका मास नंबर सेम। फॉर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल एक आर्गन और कैल्शियम का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं तो डायरेक्ट में लिखता हूँ 20 और 18, लेकिन मास नंबर आपका 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उतने ही नहीं है, वरना दुगना आ जाता है, 18 2 36, ठीक। और यहाँ पर जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें इसका ऑपोजिट होता है, Z तो हमारा सेम होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर जो मास नंबर हमारा होता है वो मास नंबर आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन, कार्बन, तो कार्बन हमारे पास 6 हो गया एटॉमिक नंबर, और मास नंबर आपका 12 होता है, 14 होता है। तो इसलिए जनरली आप देखेंगे कहीं कहीं C12 आइसोटोप लिखा रहता है यहाँ पर, आप या फिर आपका C14 आइसोटोप लिखा रहता है, तो एक्चुअली वो मास नंबर बताता है, क्योंकि कार्बन है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा दोनों, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातें ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे एलिमेंट नेचुरली क्या करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन कैसी होती है, रिलेटिव एविडेंस के अनुसार होती है। तो वही होता है कि आइसोटोप्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगला हमारे पास वाटर आइसोटोप्स, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के नाम के संग आप याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। उसी तरह कार्बन 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। क्लोरीन आपका 35, क्लोरीन 37 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ। तो आइसोटोप्स अलग किसके नंबर से अलग होते हैं, उनमें अलग प्रोटॉन्स होते हैं, अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन तो सेम है, तो बचा क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ही मास नंबर को अलग करेगा, तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अगला हमारे पास है व्हाई डू ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो आइसोटोप्स कोई भी हो आपके पास, उनका बिहेवियर सेम होता है ना, क्योंकि एक्चुअली है तो कार्बन, और कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर से हम पहचानते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 12 का एटॉमिक नंबर है, तो बताइए तो मैग्नीशियम, 5 है तो बोरोन, ऐसे करके, है ना। तो ये कार्बन ही है, ठीक है। तो एक्चुअली मैटर क्या करता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा मैटर करता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल स्पीसीज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आप पढ़िएगा तो हर जगह ऐसे प्रोटॉन्स तो मैटर करता है आपका
एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। लेकिन जो भी आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, उनमें एक्चुअली आप देखिएगा हर जगह क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा, ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में तो आपको ऑर्गेनिक पढ़नी ही है, ठीक है। एक बुक तो पूरी ऑर्गेनिक पे है, 12th की जो 2 पार्ट है। 11th में भी जो सेकंड पार्ट है उसके 2 चैप्टर्स लास्ट के, आपका एक सम बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ठीक है, बॉन्ड से बॉन्ड्स का टूटना, बॉन्ड्स का बनना, सब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितना लिया, कितना दिया, ठीक है। तो इन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्पीसीज, और जनरली क्या है, न्यूट्रल्स है, ठीक है। आयंस भी हमें पढ़ना है, ठीक है। और आयंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी आपका प्रोटॉन्स तो सेम रहता है। तो आयंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दिए देख लेते हैं शुरू में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, ठीक है। तो शुरू में हम लोग पहले न्यूट्रल मानते हैं, तो न्यूट्रल हम लोग मानते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण। और फिर हम लोग देख लेते हैं चार्ज कितना है, तो कितना प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स गया होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन्स कभी आता जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही आते जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो जब न्यूट्रल रहा होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक तरीका चाहें तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जो हम लोग पता लगाते हैं एटॉमिक नंबर से न्यूट्रल स्पीसीज में, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, है ना, न्यूट्रल स्पीसीज मान के कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उनका जो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। उनका जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि जनरली हम लोग ये मानते हैं, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है, तो जो प्रोटॉन्स है उनके बीच में कम डिस्टेंस होगा। कूलम्ब फोर्स के अनुसार अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेबल कैसे रहता है एटम, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग करते हैं कि जो हमारे पास एक और फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स नाम का, न्यूट्रॉन के कारण, ठीक है। तो वो स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। हमें अभी नहीं करना है, वो हमें बाद में करना है 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो रोल होता है वो बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम रोल आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। एक बार और लैंग्वेज देखते हैं। Chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons, which are determined by the number of protons in the nucleus. Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an atom. Therefore, all the isotopes of a given element show same chemical behavior. Same chemical behavior उनके पास होता है, क्योंकि number of protons same है ना, Z same होता है, मतलब number of electrons उनके पास क्या होते हैं, सेम तो नहीं होते, पर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने गए, कितने हैं, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तो नहीं है। और एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसमें हम थोड़ा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के देख रहे हैं, सॉल्व देख रहे हैं, एग्जाम्पलर देख रहे हैं। और मैंने मेंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट में कराए, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड ज़्यादातर आपका एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन थ्योरी दोनों कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को भी आप चाहें तो देख सकते हो, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। अब हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर का। लैंग्वेज बोर्ड मतलब एग्जाम जैसा नहीं लिखा है, बस समझाने के लिए मैंने कुछ कुछ लिखा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बने। लेकिन जब आप इतनी मेहनत से अपने नोट्स बनाएंगे तो उनको रिवाइज आप जरूर करिएगा, क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, कोई भी क्लास हो, ठीक है। तो एक बार हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं और अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एंड हाउ इज़ इट रिप्रेजेंटेड। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमें बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, और भी होते हैं पर अभी हमें इस लेवल पर 3 के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें अधिक पढ़ना है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is known as atomic number of an atom. It is represented by the symbol Z. Z symbol से इसे represent किया जाता है। For example, atomic number of H1 होता है तो Z equal to 1, और इसे हम लोग यहाँ नीचे
ऐसे लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। अभी हम लोग आगे इसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो टोटल नंबर इसका प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर है जो कैपिटल Z से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, चाहे वो आयन हो, न्यूट्रल स्पीसीज हो, तो सब में हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। और अगर वो न्यूट्रल है, ठीक है, तो सिर्फ न्यूट्रल, अगर आयन है तब नहीं, अगर वो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। जनरली जब स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं या फिर इसको पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर याद कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होता है उतना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और वो सही भी होता है क्योंकि जनरली हम लोग अभी बेसिक लेवल है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज से ही डील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि 9th में भी हमें ये पढ़ना था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, चैप्टर में एटॉमिक नंबर, तो तब तक हम लोग जो है कि बेसिक में डील करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज ही ज़्यादा इन्हीं से कैलकुलेशंस वगैरह होता है। लेकिन जब अब हम लोग 11th में है तो अब क्या होगा, आयंस बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग है क्लास 11th की, तो धीरे धीरे आप देखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ आयंस से डील करना होगा। ठीक है, कंपाउंड्स बनाना, उनका फॉर्मेशन करना, फिर उनके रिएक्शंस देखना, उनके प्रॉपर्टीज़ देखना, एक्सपेरिमेंट, तो सब में आप देखिएगा कैटायंस, एनायंस, ये सब होंगे। और जब हम लोग आयंस से डील करते हैं तो आयंस में आपका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर की जो बेस डेफिनेशन है वो हमारा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल है तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रख सकते हैं जैसे हमें जनरली याद होता है, पर हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा होगा, चाहे न्यूट्रल हो या आयनिक स्पीसीज हो, ठीक है, या रेडिकल्स हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। और अगर न्यूट्रल स्पीसीज़ है तो वहाँ पर उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज़ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, चाहे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलिए। सिंस इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज मास नंबर, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। तो मास नंबर हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर ऑफ द एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल ए। तो यहाँ पर जो हमारा मास नंबर है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नोट हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं, है ना, बेसिक जो हमें पढ़ना है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो चीज़ हम लोग शो करते हैं। जनरली हम लोग सिर्फ एटॉमिक नंबर शो करते हैं, पर कई बार हम लोग सिर्फ मास नंबर भी शो करते हैं, और कई बार दोनों करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक स्पीसीज़ है, उसका एटॉमिक नंबर हम लोग यहाँ शो करते हैं, मास नंबर। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी हमारा 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसे प्रोटॉन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, H+ को, क्योंकि H+ में अब तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है क्योंकि प्लस हो गया और न्यूट्रॉन होता नहीं है इसमें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, पर न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ और है जैसे हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 यहाँ शो करते हैं, ये हो गया। और मास नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है, तो ये हम लोग यहाँ शो करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जनरली डायरेक्ट दिए रहते हैं क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, तो हमें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग और बेसिक है तो हमें ध्यान रखना है। अगला है व्हाट आर आइसोबार्स, गिव एन एग्जांपल। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए C614 मतलब एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो आप देख सकते हैं मास नंबर कार्बन नाइट्रोजन का सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, जिनका सेम मास नंबर होता है 14, यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पर 6 और 7।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर आइसोटोप्स। कभी कभी हम लोग को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है आइसोटोप्स आइसोबार्स में, पर समय के साथ हम लोग को पता चल जाएगा आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत, हमें इनके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। अभी तो थ्योरेटिकल वे में हम लोग को करना है केमिस्ट्री में, तो हम लोग को डिफरेंस धीरे धीरे समय के साथ क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी हमें रिवाइज करते रहना है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। तो पिछला बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, और पिछला बार मास नंबर सेम था, यहाँ पर मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक मास ही क्या होता है, एक तरह से मास नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर गिना जाता है, पर जब हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रोटॉन का मास इंटू एक प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो मास नंबर से थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, हल्का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो वैल्यू होता है उससे ज़्यादा होता है मास, एटॉमिक मास का वैल्यू, क्योंकि उसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन का मास इक्वल टू 1 नहीं होता है, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। बेसिकली सेम है, बस ऑपोजिट है दोनों में। फॉर एग्जांपल, तो ये सब हमें ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम जिसको हैवी हाइड्रोजन भी हम लोग कह सकते हैं, और एक होता है ट्रिटियम। ठीक है, वाटर, हैवी वाटर, D2O। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो कई बार हम लोग सुनते हैं कार्बन 14, कार्बन 13, तो वो यही होते हैं, इनके आइसोटोप्स होते हैं जिनका यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास नंबर, जैसे यहाँ एटॉमिक मास शब्द का यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप मास नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक मास आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ क्लोरीन में भी देखिए एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर आपका मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करने। ठीक है, तो वो हमने देखा था, जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था इसके पहले, तो इसमें भी एटॉमिक मास का कैलकुलेशन आइसोटोप्स में, जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होता है इन आइसोटोप्स का। ठीक है, तो उनका भी एक कैलकुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन कि दो आइसोटोप्स में क्या अलग होते हैं, प्रोटॉन्स अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या नन ऑफ दिस। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो हमारा आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन ले लें तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होगा, तो प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होगा नहीं। ठीक है, अब जहाँ तक बात आई न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो आइसोटोप्स में होता क्या है, मास नंबर अलग होता है। मास नंबर के कैलकुलेशन में न्यूट्रॉन नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ठीक है, तो मास नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, तो प्रोटॉन तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमारा आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, बचा क्या, तो न्यूट्रॉन बचा, तो न्यूट्रॉन हमारा सेम क्या होता है, नहीं होता है। तो दो आइसोटोप जो हमारे पास है, एक एलिमेंट के दो आइसोटोप, तो क्योंकि वो एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो एलिमेंट आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर फिक्स होता है उसका, तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं करेगा, आपका चेंज क्या करता है, मास नंबर, और मास नंबर में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए आपका न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन लग सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें थोड़ा समय लेना है, हिम्मत रखनी है, धीरे धीरे अगर हम लोग रिवाइज करके पढ़ेंगे समय के संग क्लियर हो जाएगा। बस बीच में हमें हार मान के रुक नहीं जाना है। ठीक है, धीरे धीरे आगे हमें बढ़ते जाना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल बिहेवियर। तो हम लोग आंसर देखते हैं कि chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons which are determined by the number of protons in the nucleus। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो आइसोटोप्स होते हैं गिवन एलिमेंट के, उनका केमिकल बिहेवियर सेम क्यों होता है। तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को स्टडी करनी है वो कंट्रोल किसी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे न्यूट्रल एटम से तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, उसके अनुसार प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम की, वो कंट्रोल होती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारा डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से। ठीक है, क्योंकि
जो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं तो उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है और हमें स्टडी भी नहीं करना है उसको डिटेल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो केमिकल बिहेवियर क्या होता है उनका, सेम होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही केमिकल प्रॉपर्टी शो की जाती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज़ है, तो इसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसी कारण आइसोटोप जो हमारे होते हैं ऑफ अ गिवन एलिमेंट दे शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो आप इन सब आंसर को देख लीजिएगा, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी तरह से लिख सकते हैं, सिंबल्स, डायग्राम्स, एरोस, जैसे आपको अच्छा लगे, पर आपके नोट्स हैं, आपने मेहनत से बनाए हैं तो इनको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे।